नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। 1 मिनट मैं आपके कमेंट्स को शो कर लेती हूं। चलिए आ जाइए। राधे श्याम, साक्षी, अनिकेत, रूबी रॉय, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, स्वाति, नेहुल, आशीष, हिमांशु, प्रवेश, प्रकाश, देव सिंह, उज्जवल, विजेंद्र, मोनू, कीर्तन, ज्ञानेंद्र, अरुण, खुशबू, पूजा, सुशील, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। और आपको पता है कि कल मैंने आपको पढ़ाया था 1833 का अधिनियम। कल मैंने आपको पढ़ाया था 1833 का अधिनियम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 1853 का अधिनियम, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय का अंतिम अधिनियम होगा। क्योंकि इस अधिनियम के बाद आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अधिनियम के बाद आपके यहाँ पर जो शासन शुरू होगा भारत में, वो शुरू हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि डायरेक्टली महारानी का शासन शुरू हो जाएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी बीच 1857 का विद्रोह होगा और एक नया एक्ट आएगा 1858 का। और जब वो एक्ट आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपका उसको यहां पे अगर हम बात करें तो ब्रिटिश क्राउन का शासन जब शुरू होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म होगा, तो और भी कई सारे परिवर्तन होंगे जो कि आप यहां पर देखेंगे। तो कल मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अब आगे के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए हैं जरा ध्यान से देखना। प्यारे बच्चे, इसमें कहा गया है 1853 का जो राजलेख है, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। आपके पहले एक्ट में किन कामों को अलग किया गया था? मैम व्यापारिक और मैम प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। अब यहां पे किस किस को अलग किया जा रहा है? तो मैम यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है, यहां पे जो पृथक्करण हो रहा है, वो आपका लेजिस्लेटिव फंक्शंस का और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, कि ये दोनों भी अलग अलग होने चाहिए। तो पहले व्यापारिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया और अब प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य दोनों को अलग किया जाएगा, कि आपका जो आपके लीगल फंक्शन है या लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो अलग लोग करेंगे और आपका जो अगर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो अलग लोग करेंगे। जी नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रेल रक्षक बैच की अवधि कितनी है? तो प्यारे बच्चे, इसकी अवधि तब तक है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अब देखो, यहां पे विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। यानी आपके देश में सबसे पहले कानून बनाने वाली किस संस्था की स्थापना हुई? विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपकी एक ऐसी संस्था जिसमें कितने सदस्य रहेंगे? 12 सदस्य रहेंगे और ये संस्था मिलकर क्या करेगी?
पूरे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आज के समय में 6 राज्यों में है, उस समय ये लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरे भारत के लिए बनी थी कि ये अब से कानूनी काम करेगी। विधान बनाने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है मैम? विधान बनाना। विधान कह सकते हो या कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम कौन करेगा? ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने मेंबर होंगे? 12 सदस्य। अब ऐसा नहीं होगा कि सेम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी करें और सेम लोग जो हैं वो यहां पर मैम जो है क्या कहते हैं विधान भी बनाएं। दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आपको बच्चों आगे ध्यान रखना है। बेटा मैं बिल्कुल उदास नहीं हूं, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है मैम, कल आपकी मीटिंग होगी बेटा। एवरी सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मीटिंग होती है। ठीक है, एवरी सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, एवरी सैटरडे नहीं। तो कल मीटिंग नहीं है, कल क्लास ऑफ नहीं होगी। आगे आइए। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मैंने कल आपको एक लॉ मेंबर के बारे में जानकारी दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि पहले आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर थे, फिर 4 से घटाकर 3 कर दिए गए, फिर 3 से फिर चौथा आपका विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और उसे मैंने बताया था कि पहले जो एक्ट पढ़ा है उसमें बताया कि भाई उसको केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। लेकिन इस एक्ट में उसे क्या बनाया? पूर्ण सदस्य, यानी कि यहां पे क्या दे दिया? यहां पे मतदान का अधिकार। यहां पे उसे राइट ऑफ वोटिंग भी मिल गया। आपका जो चौथा विधि सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया था। कल मैंने ये पढ़ाया था, किस किस को याद है ये वाली बात? बताइए जल्दी से, बताइए बच्चों जल्दी से। मेरा कमेंट क्यों नहीं देखती हैं आप? हर बच्चा यही कहता है बेटा, क्या कर सकते हैं? आपकी ये शिकायत मुझसे हमेशा रहेगी। आओ ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। सिलेक्शन लेकर आओ, आराम से मिलते हैं, बैठते हैं। जितनी बात कहोगे उतनी बातें करूंगी, लेकिन पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई। बेटा प्रैक्टिस सेट जो होंगे आपके वो 2 सितंबर या फिर 3 सितंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और यहां पे कौन कौन पढ़ाएगा अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ठीक, आगे चल सकते हैं। चलिए, मुझे दुख हो रहा है, आपका कोर्स समाप्त हो रहा है। बेटा अभी पॉलिटी का कोर्स बाकी है। ठीक है, अभी हम मिलेंगे सुबह 11 बजे। आगे आइए, यहां पर देखिए आगे। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी, यानी कि अभी तक क्या होता था? सीधा सीधा नॉमिनेशन होता था। तो यहां पे बोला कि नामजदगी के स्थान पर क्या बनाया जाए? मतलब यहां पे प्यारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की शुरुआत। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके यहां प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट हुए, वो एक्ट ऑफ 1853 में हुए थे। किस में हुए थे? एक्ट ऑफ 1853 में हुए थे। तो आपके यहां पे पहले डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स निकालते थे और बंदे को रख लेते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉमिनेशन होता था। अब कहा गया कि नॉमिनेशन नहीं होगा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। यानी कि अब हम सदस्यों को मनोनीत नहीं करेंगे, नॉमिनेशन नहीं देंगे, अब हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? यहां अपने यहां जो गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस एक्ट में शुरू हुए प्यारे प्यारे बच्चों? जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, आप आरपीएफ की करते हो, एसएससी की करते हो, यूपीएससी की करते हो, तो सबके लिए क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसके लिए शुरू हुए? कब शुरू हुए? तो एम्प्लॉयज के लिए एक्ट ऑफ 1853 में शुरू हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद और इस एक्ट में क्या खास बात थी?
अब मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताया था स्टार्टिंग में, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बताया था, इस निदेशक मंडल में मैंने आपको बताया था कि 24 सदस्य थे। अब यहां क्या किया गया, 24 से कम करके 18, कि 24 सदस्यों की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ये दोनों काम करता था भाई, ये आपके जो है कॉमर्शियल फंक्शंस भी देखता था और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी, लेकिन अब तो अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ 24 सदस्यों की जरूरत नहीं है। यहाँ किसकी जरूरत है, केवल 18 सदस्यों की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 24 से घटाकर कितना कर दिया, 24 से रिड्यूस करके कितना कर दिया मैम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 24 से घटाकर 18 कर दिया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और कोई बात है मैम, कब तक कंप्लीट होगी हिस्ट्री? भाई मेरी तरफ से आज ही होने वाली थी, लेकिन आपके बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैम आपने वाकाटक वंश नहीं करवाया, प्लीज उसको करवा दीजिए, आपने भक्ति आंदोलन नहीं करवाया, प्लीज उसको भी करवा दीजिए। लेकिन मैं केवल आज जाकर सिलेबस देखूंगी, अगर वहां से क्वेश्चन है तो ही मैं करवाऊंगी सिलेबस से, क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूं कि हिस्ट्री का अंत नहीं है। आप चाहे तो पूरे साल केवल हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक, आगे आ जाइए। आगे फिर प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट एक्ट पास होगा, आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चलेगा, और प्लीज अब मैं कमेंट्स नहीं लूंगी तो आप करिए भी मत, क्लास के एंड में हम कमेंट्स देखेंगे। आगे, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो शासन था प्यारे बच्चों, इसे क्या कर दिया, समाप्त। इसे क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया, समाप्त। अब इसका समाप्त खत्म हुआ तो फिर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया, यानी अब यहां पर भारत का शासन या भारत में शासन किसका होगा, इसका खत्म होगा। अब डायरेक्टली यहां पर शासन करेगा ब्रिटिश क्राउन। अब मैम इसका क्या मतलब है, ब्रिटिश क्राउन का क्या मतलब है, मतलब डायरेक्टली महारानी का शासन। अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब शासन कौन करेगा, महारानी। ब्रिटिश ताज करेगा ब्रिटिश क्राउन, यानी कि डायरेक्टली अब यहां सरकार शासन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म क्यों किया गया मैम, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत में हुआ, और ये आपकी ब्रिटिश सरकार यहां दोबारा नहीं चाहती थी कि इस तरीके का कोई विद्रोह फ्यूचर में कभी हो, फ्यूचर में कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के शासन को खत्म करो और ब्रिटिश क्राउन के शासन को शुरू करो। मैम जी आज की उत्तर प्रदेश के पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स काफी क्वेश्चन मिले थे। थैंक यू कीर्तन, आपको भी कि आपने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, और बाकी बच्चे भी इसको सुन रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर यहां पे प्यारे प्यारे से बच्चों जब ये सारी चीजें हुई तो आगे फिर यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे कुछ अलग चीजें हुई, जैसे यह कार्य, ठीक है, यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के प्रथम वायसराय। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अभी तक आपका जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे क्या कर दिया, इसको यहां से समाप्त कि भाई आप तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहोगे, अब तुम क्या बन जाओगे, वायसराय। अब तुम्हें कहा जाएगा वायसराय, और वायसराय यहां पे कौन बना प्रथम, तो वो बना है कैनिंग। इसके नाम के आगे से सबसे पहले तो
लॉर्ड हटाएंगे, क्योंकि लॉर्ड मुझसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। ठीक है, तो कैनिंग यहां पर क्या बन गया प्यारे बच्चों? कैनिंग बन गया प्रथम वायसराय। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब फिर से बच्चे बोलेंगे लॉर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है मैम आपका। हाँ बेटा, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा हुई। उसके आगे महारानी लिखना इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि विक्टोरिया कहूंगी तो आप पूछोगे विक्टोरिया कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी है। आज भी ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं। आपके यहां राष्ट्रपति, वहां पर राजा या रानी। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट कराया, और वो अनाउंसमेंट किसके थ्रू की गई थी? महारानी विक्टोरिया की एक राष्ट्रीय घोषणा थी कि, और ये घोषणा किसने की? कैनिंग ने की। कहां पर की? इलाहाबाद। आज के समय में हम इसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो आपके प्रयागराज में 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा कर दी कैनिंग ने कि आज से आपके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और महारानी का शासन शुरू होता है। तो यह घोषणा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी, और महारानी का शासन शुरू होता है। यह पूरी अनाउंसमेंट कहां की गई? प्रयागराज, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं आगे की, तो आगे देखिएगा, अब यहां और भी चीजें होंगी। अब आपके क्या बने हुए थे मैम? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 6 सदस्य थे, और जो मैम हमारे प्रशासनिक कार्यों को देख रहे थे। और एक था, अभी आपने पढ़ाया, नियंत्रक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लिख सकते हो, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक मंडल, सॉरी, इसमें थे आपके 6 सदस्य, और इसमें मैंने अभी बताया कि 24 से कितने कर दिए गए थे? 18। कहा गया कि अब इनकी जरूरत ही नहीं है, इन्हें खत्म करो। तो यहां क्या कर दिया? इन्हें समाप्त कर दिया। तो मैम अब इनका काम कौन करेगा? मैम ये कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख रहे थे, जिसमें आपका कॉमर्शियल फंक्शन कौन देख रहा था? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और नियंत्रक मंडल क्या देख रहा था मैम? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देख रहा था मैम हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। आप कह रहे हो इन्हें दोनों को खत्म? जी हां, 1858 में दोनों खत्म हो गए। और इन दोनों की जो पावर्स थी, ध्यान रखना, उनके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दी गई। अच्छा, भारत के व्यक्ति सचिव बन गया? नहीं बेटा, ये अंग्रेज हैं, ये कभी भी भारतीयों को उच्च पद नहीं देंगे। इसका नाम भारत राज्य सचिव है, लेकिन ये कहां बैठता था? लंदन में बैठता था। ये लंदन में बैठेगा और लंदन में बैठकर काम करेगा। और प्यारे बच्चों, ये एक अंग्रेज हुआ करता था, और इसे कह दिया कि आज से वायसराय अपनी मनमानी ना करे, इसलिए वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे आपके एमपी और एमएलए आपके लिए जवाबदेह होते हैं कि सरकार क्या कर रही है, ऐसे ही यहां पे जो एक नया पद बना है वायसराय, क्योंकि अब इसकी शक्तियां कम हो गई हैं, तो इसको वायसराय नाम दिया। और इससे कहा कि सुनो वायसराय, अब तुम जो भी काम करोगे वो इनसे पूछकर करोगे, ये तुम्हें परमिशन देंगे तो तब तुम ऐसा करोगे, और अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो तुम वो काम नहीं करोगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसे कंट्रोल कर रखना था, क्योंकि इस पर नियंत्रण जरूरी था। और नियंत्रण किसका कर दिया गया बेटा? तो मैम भारत राज्य सचिव का। इसके सर पे बिठा दिया कि मनमानी बहुत हो गई, अब नहीं होगी। तो मैम फिर ये मनमानी करने लगेगा? नहीं, इसको बोला तुम खुश मत हो, तुम पर महारानी का कंट्रोल रहेगा। तुम जो भी ये काम करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किसको दोगे? महारानी को। यानी आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है ए, ये कौन है मैम? ये व्यक्ति है वायसराय।
एक व्यक्ति है बी, ये कौन है मैम? ये हो गया हमारा भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव हो गया। और एक है मैम सी, ये कौन हो गई? ये महारानी। तो ध्यान से सुनो, महारानी किसको कंट्रोल करेगी? राज्य सचिव को, यानी कि बी को। और बी किसको कंट्रोल करेगा? वायसराय को। यानी अब कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है केतन? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। महारानी भारत सचिव को और भारत सचिव वायसराय को, कि अब कोई मनमानी नहीं करेगा। समझ आई बात? तो अब ये मैम भारत सचिव जिस काम को मिलकर 18 और 6, क्योंकि अब 18 हो गई इसकी संख्या, तो 18 वो और 6 वो, 24 लोग कर रहे हैं, अकेला कर लेगा? नहीं। इसको बोला, ये बोला भैया इतना काम मैं अकेले कैसे करूंगा, तुमने मुझे अकेले बिठा दिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक परिषद बनाएंगे हम। तो कितने लोग थे परिषद में? कितने लोग थे परिषद में? तो देखो यहां पर भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तो कितने सदस्य होंगे इसकी काउंसिल में? 12 सदस्य। किसकी काउंसिल की बात कर रहे हैं बेटा हम? भारत राज्य सचिव की काउंसिल। और ये जो आपका भारत सचिव है और इसकी ये जो इंडियन काउंसिल है, प्यारे प्यारे बच्चों, इन दोनों को मिलाकर बोला गया गृह सरकार, यानी कि होम गवर्नमेंट। कि 12 सदस्य तुम्हारे साथ रहेंगे, टेंशन मत लो। आ गए, आ जाओ। बात समझ आ रही है? आ रही है तो स्माइली वगैरह कुछ कर दिया करो। ऐसे बैठे रहते हो जैसे तुम्हें पीट के बिठा रखा हो। कुछ बच्चे तो ऐसे पढ़ते होंगे, बस पढ़ना है, मजबूरी है ना? और कुछ बोल दो तो मुंह फुला के बैठ जाते होंगे, मैम ने ऐसा बोल दिया, अच्छा ऐसे कैसे बोल सकती है मैम, है ना? ऐसे करते होगे। कुछ तो ऐसे पढ़ रहे होगे, पढ़ाई करके पता नहीं किस पे एहसान कर रहे हैं। ऐसे बैठे होंगे ऐसे कि बस अब मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना मेरी मजबूरी है ना? ऐसे ही समझ में, ऐसे ही करते होगे ना? बताओ, पढ़ना कितनी बड़ी मजबूरी है, क्या करें हम? चलो आगे चले, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। यहां पर 1 मिनट रुक जाओ, मेरे से शायद, सॉरी 15, मैं 12 बोल रही हूं। 12 तो वहां थे, सॉरी, आई एम सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। 15 सदस्य, कि 15 सदस्य होंगे, 12 थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 15 कर दीजिएगा बच्चों, आई एम सॉरी, 15 सदस्यों की। अब ये 15 है, आगे देखिए अब यहां पे क्या आगे है। यहां पर देखो, गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय कहा गया। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है? केवल रिप्रेजेंटेटिव है। किसका? ब्रिटिश सरकार का। किसका रिप्रेजेंटेटिव? किसका रिप्रेजेंटेटिव है? अच्छा बताओ, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? आपको अगर मैं पूछूं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक कौन होते हैं, इसका मतलब समझाती हूं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक बताना तो बच्चों जरा, यानी जनता के प्रतिनिधि किसे कहते हैं? सारे बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि सबको पता है, पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। तो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी। देखो हम सोकर पढ़ रहे हैं, हम लेट कर पढ़ रहे हैं, बातें तो कितनी करा लो तुमसे। एमपी और एमएलए, मैम या तो एमपी या एमएलए दोनों ही क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि, क्योंकि जनता इन्हें चुनती है। और क्योंकि जनता चुनती है तो ये जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहां पे क्या है? यहां पे जो वायसराय है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये किसका प्रतिनिधि बन गया? अब
ये बन गया प्रतिनिधि आपकी ब्रिटिश सरकार का। आपके यहां पर जो शासन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका। अब तक ये आजाद पक्षी था, कुछ भी कर सकता था, तो इसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। लेकिन अब ये पक्षी पिंजरे में बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसने गलत काम किया। तो इसने कहा अब तुम केवल हमारे प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। पहले तुम किसी के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं थी, लेकिन अब है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो शक्तियां कम, नाम में भी इसके क्या हो गया? परिवर्तन। शक्तियां बढ़ती गई, तब भी नाम में परिवर्तन। पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, और फिर उसके बाद में अब ये वायसराय बन गया। कहते हैं ना, जो ऊंचाई चढ़ता चला जाता है और जब वो गलत काम करता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसकी भी कुछ ऐसी हालत हुई। शक्तियां इससे जो दी गई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। रोहित, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम किसी और की नहीं है। अब आपका आएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, और ये पहला ऐसा अधिनियम है। मनीषा जी, अभी हम मिलेंगे, आप क्यों परेशान हैं? अभी पढ़ लीजिए, अभी मैं आपके साथ हूं। देखो क्या गजब है दुनिया। यही बच्चे हैं जो कल तक क्लास में खड़ा होना मुश्किल कर देते थे, और आज बोल रहे हैं कि मैम क्लास खत्म मत करो, है ना? तो आप नहीं, मुझे भी बहुत याद आएगी, क्योंकि आपके बैच के साथ में बहुत चटपटी यादें, आपका गुस्सा करना, कभी कभी मेरा भी थोड़ा गुस्सा हो जाना, सब याद आएगा। जब ये 7 बजेंगे और सुबह के 11 अभी बजेंगे, तो मुझे हमेशा आपकी याद आएगी। अब पढ़ लें, चलो आओ। यहां पे भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जो पहली बार प्रयास किया जाएगा कि भारतीयों की शासन में भागीदारी, केवल प्रयास, अभी भागीदारी होगी नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहां पर आप देखो, यहां ध्यान से, सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू मेक इंडियन पार्टनर्स इन गवर्नेंस, यानी कि प्रशासन में अब भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए या करने का प्रयास किया गया। किस अधिनियम में? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में। क्लियर है? ये आप ध्यान रखना। नहीं बेटा, मैं आपको नहीं भूलूंगी, क्योंकि हम जुड़े रहेंगे, हर बहाने से जुड़े रहेंगे। ठीक है? आगे आ जाओ, आगे देखो, यहां पर आगे, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों, यानी कि लीगल फंक्शन या लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। बेटा, ये अधिकार जो गवर्नर जनरल को है, इस समय केवल एक अकेले व्यक्ति को है। अब ये गवर्नर जनरल पता है कौन है? यहां वायसराय। तो इसे क्या क्या अधिकार दिए गए, जरा ध्यान से सुनना, मैं लिखकर समझा रही हूं, लिखना आपको वही है, वायसराय। इसको एक तो बोला गया कि आप नए प्रांतों का गठन कर सकते हो, नए प्रांतों का निर्माण, यानी कि नए राज्य बना सकते हो। यह शक्ति आज वर्तमान में किसके पास है? वर्तमान में संसद, वर्तमान में किसके पास है? संसद के पास है। और आपको एक शक्ति और दी गई कि आप क्या कर सकते हो? आप राज्यपाल, कहां पर? प्रांत में, राज्यपाल आपके प्रांत में, और आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, चीफ कमिश्नरी प्रांत में। तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर कहां पर होता था? प्रांत में, और आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जैसे आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर में है,
उपराज्यपाल कहां पर? चीफ कमिश्नरी प्रांत में, चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, इसको कहा गया कि आप राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति कर सकते हो, दोनों को अपॉइंट कर सकते हो। और आपको क्या कहा गया कि आप इन दोनों की क्या कर सकते हो? इधर लिखूंगी, इन दोनों की नियुक्ति। कौन करेगा दोनों की नियुक्ति? राज्यपाल। लेकिन वर्तमान में कौन करता है? वर्तमान में राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति। यानी आज जो शक्तियां संसद और राष्ट्रपति के पास हैं, वो दोनों केवल, वो दोनों आपकी किसके पास थी इस एक्ट में? आपके गवर्नर के पास, सॉरी वायसराय के पास, आई एम सॉरी, वायसराय कह लो या गवर्नर जनरल कह लो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई यहां तक बात? कोमल मीना जी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है बच्चा। अभी हम क्लासेस में कह रही हूं, पॉलिटी क्लासेस होंगी, ऐसा मत करिए कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। और यहां पे देखिएगा आगे और क्या बात हुई है, यहां पर देखो ध्यान से। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की बात हो रही है। कौन सी कार्यपालिका? केंद्रीय कार्यपालिका। जब ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपकी बनी थी, जिसका काम कानूनों को लागू करना था, तो इसमें कितने मेंबर थे? इसमें आपके मेंबर हुआ करते थे, मेंबर थे 4। 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 4 से बढ़ाकर मैम 5। क्या काम होता है एग्जीक्यूटिव का? मैम कानूनों को लागू करना। और 5वां सदस्य कौन होगा? मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि वो एक जूरिस्ट होना चाहिए, वो एक विधिवेत्ता, यानी कि विधियों का अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। जो भी इस एग्जीक्यूटिव में आएगा, जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का 5th मेंबर बनेगा, वो आपका मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि वो विधिवेत्ता यानी कि जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा जी पंकज जी, आगे देखिए नेक्स्ट। यहां पे देखो, भारत परिषद यानी कि जो इंडियन काउंसिल अभी मैंने बताई थी, को विधायी संस्था बनाया गया, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी। ये आपकी भारत परिषद यानी कि आपकी इंडियन काउंसिल कहां थी मैम? जो आपके भारत सचिव के लिए बनाई गई थी, उसे क्या बना दिया? लेजिस्लेटिव बॉडी, कि ये कानून बनाएगी अब से। भारत के राज्य सचिव वाली जो भारत परिषद है, देखिए अभी मैंने बताया 1858 के एक्ट में, जहां मैंने गलती से 15 की जगह 12 लिख दिया था, 1 मिनट, ये रहा। तो यहां क्या बनी है? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। अब ये जो 1861 का एक्ट है, इसमें इस इंडियन काउंसिल को क्या बनाया? लेजिस्लेटिव बॉडी, कि ये विधायी संस्था होगी, विधान बनाएगी। क्लियर है? आगे आइए, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, सबके कमेंट देख लूंगी। अगर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मैं यहां पे देखती हूं। आगे, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद यानी कि काउंसिल में 6 से 12 सदस्य की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो सभी मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड थे। आधे सदस्यों का गैर सरकारी, अब ये जो गैर सरकारी वर्ड है यानी कि नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, यही प्रयास कर रहा है कि भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए। अब देखो, अभी तक आपने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय है, इसकी क्या है? एक काउंसिल है, इसकी क्या है? एक परिषद है।
और इसमें अभी तक कितने सदस्य थे इस एक्ट से पहले? इसमें सदस्य थे यहां पर 4। चौथा कौन था? विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आगे देखिए, अब यहां क्या चेंज हुआ। यहां पे इस काउंसिल, इस परिषद में कहा कि जो वायसराय है वो क्या कर सकता है कि वायसराय काउंसिल में कितना? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य रख सकता है। 12 सदस्य। तो देखिए जरा, इधर यही लिखा है कि 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि का अधिकार। यानी कि अगर वो 6 रखेगा और बोला गया कि ये जो मेंबर्स होंगे इनमें आधे यानी कि हाफ कौन होने चाहिए? गैर सरकारी, यानी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स होने चाहिए, तो यहां भारतीयों को शामिल किया जा सकता है। अगर 6 रखेगा तो 3 नॉन गवर्नमेंट, अगर 12 रखेगा तो 6 नॉन गवर्नमेंट, यानी 6 से 12 के बीच में वो रख सकता है। तो किस एक्ट में? 1861 के अधिनियम में। आगे आइए, वायसराय कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। आज आप डिपार्टमेंटल सिस्टम, जैसे आप देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम, वायसराय कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। मैम अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, विभागीय प्रणाली क्या थी? तो प्यारे बच्चों जरा देखना इस विभागीय प्रणाली को। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे इसने क्या किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जैसे रक्षा के लिए, जैसे वित्त के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए, जैसे शिक्षा के लिए। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर इसने क्या किया? अलग अलग व्यक्तियों को यहां बिठा दिया। जैसे आज के समय में आपका क्या है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो ये किसने शुरू किया? ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टम मैम कैनिंग ने शुरू किया। किसने शुरू किया? कैनिंग ने शुरू किया। क्या बात यहां तक समझ में आई? क्या आपके भेजे में ये बात घुसी? जल्दी से बताएंगे। आगे देखिएगा, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट सिस्टम की जो नींव पड़ी किस एक्ट में? 1861। अब मंत्रिमंडल कौन होते हैं? जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि कैबिनेट में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री यानी राज्य मंत्री, और आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री। तो आप यहां कहेंगे कि जो मंत्रिमंडल सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम हम आज के समय पढ़ते हैं वो 1861 के अधिनियम में शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, आपको मैंने पढ़ाया है कि राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं। मैम आपने पढ़ाया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करना किस एक्ट में शुरू हुआ था और किसके पास ये पावर थी। तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल यानी वायसराय को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। तो पहले आपका ऑर्डिनेंस कौन यहां पर इशू करता था? गवर्नर जनरल। और अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्डिनेंस है आज कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल आर्टिकल 213। अब आपको समझ आया कि ये सबसे बाद में क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा होता तो आप मुझसे यही पूछ पूछ के पागल कर देते कि ऑर्डिनेंस क्या होता है मैम, लेकिन अब आपने पढ़ रखा है, अब आप समझदार हो गए हो, अब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर पता है। तो अध्यादेश किस एक्ट में? 1861 गवर्नर जनरल। क्लियर है? आ जाइए 1892।
निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। लेकिन यह निर्वाचन कैसा? तो प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन शुरू होगा 1919 के एक्ट में। तो आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो शुरुआत हुई वो किस अधिनियम में? तो मैम एक्ट ऑफ 1892 में। और आपका डायरेक्ट किस में होगा? अच्छा, एक मिनट। आप देखिए, अभी ठीक हो गई होगी, है ना? आप देखिए बच्चों, ठीक हो गई होगी। बताइए, अभी सब कुछ ओके है? क्योंकि यहां से अब सब कुछ ओके है। ठीक है, तो यहां क्या किया गया? इस एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस की स्टार्टिंग हुई, पहली बार निर्वाचन पद्धति। लेकिन कैसा इलेक्शन? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे आइए। भारतीय सदस्यों यानी कि इंडियन मेंबर्स को क्या क्या अधिकार मिला? एक तो बजट पर बहस, यानी कि राइट टू डिबेट ऑन द बजट। ठीक है। दूसरा, 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार। आज टू आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन 6 डे नोटिस। ठीक है, पूछने का अधिकार, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। बट नॉट वोट और नॉट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मैम ये क्या होता है? आपने हमें स्टार्ड क्वेश्चन बताया, आपने हमें अनस्टार्ड क्वेश्चन बताया, आपने हमें शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस बताया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो भी है बताया, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं बताया। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या अनुपूरक प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न जब किसी के द्वारा दिए गए उत्तर में से, किसी के द्वारा दिए गए उत्तर में से प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर में से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दूं, आप आंसर में से ही क्वेश्चन पूछने लग जाएं, उसे क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे और वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार एक्ट ऑफ 1892, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892, और कार्यपालिका किसे कहते हैं? जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आपके जो हैं क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उस समय कौन आता था? अंग्रेजी सरकार के लोग। तो अब यहां पे पहली बार सरकार से प्रश्न पूछे जा सकते थे। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। नॉन गवर्नमेंट होता है ब्यूटी कुमारी जी, जो आपके सरकारी अधिकारी नहीं होते, ब्यूटी कुमारी। आगे आइए, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की सबसे बुरी जो चीज थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचक मंडल जो इसने दिया था ताकि भारत को बांटे। और सबसे ज्यादा इस एक्ट से यही पूछा जाता है। इस एक्ट के 2 नाम हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909। पूछा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ले इस टाइम पे भारत राज्य सचिव हैं और मिंटो इस समय वायसराय है।
तो इन दोनों के समय यह अधिनियम पास हुआ, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। इन दोनों की इसमें भूमिका थी, इन दोनों ने सुधार के लिए इस अधिनियम में काम किया था, इसीलिए इनको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अब इसमें आगे देखो, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य यानी एडिशनल मेंबर्स की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पे आओ, ये समझो, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। The policy of divide and rule was adopted by providing separate voting rights and separate electorate for the Muslim। यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होगा और मुसलमानों को चुनने का अधिकार केवल मुसलमानों को होगा। अब यहां क्या कर दिया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर दिया, भारत को बांट रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही था। और ये यहां रुकेगा नहीं, ये इसे आगे तक लेकर जाएंगे, ये इसे अभी सिख लोगों को देंगे, एंग्लो इंडियंस को देंगे, अलग अलग लोगों को देकर इसे बढ़ाते चले जाएंगे ताकि भारत के इतने टुकड़े हो जाएं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम केवल अच्छे से शासन करते रहें। क्लियर है? आगे आइए, आगे फिर यहां क्या हुआ, अब यहां पहली बार कोई भारतीय वायसराय की परिषद में शामिल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। कौन कौन थे? 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड की भारत परिषद, यानी जो भारत सचिव की परिषद थी उसमें 2 व्यक्ति केसी गुप्ता साहब और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 भारतीय सदस्यों के रूप में शामिल हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे। बच्चा इंपॉर्टेंट लिख देना। तो भारत राज्य सचिव की आपके परिषद में कौन 2 भारतीय शामिल हुए और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय, तो मैम एसपी सिन्हा, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बीरू जी, आप एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए और भी जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं यहां से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आगे आइए, अब आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और ये जो अधिनियम है इसे क्यों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया? क्योंकि यहां पर भी मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव है, जिनकी भूमिका रही है अधिनियम में उन्हीं के नाम पे पड़ गए हैं। और यहां चेम्सफोर्ड ये वायसराय है और ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने उत्तरदायी शासन की बात की, जिसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की कि सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी काम करे, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जिस तरीके से आज के समय की सरकार जनता के लिए जवाबदेह है, उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार को बोला गया कि भैया जवाब देने वाली सरकार बनाओ, एक ऐसी सरकार जो हमें जवाब दे कि वो सही काम कर रही है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर गलत काम कर रही है तो हमें वो जवाब दे सके कि गलत काम क्यों हो रहा है। तो पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई।
जैसे आज के समय आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जवाबदेह होगी। ऐसी सरकार की बात पहली बार 1919 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, आगे आ जाइए जी ज्योति जी, आगे। अब भारत परिषद मतलब जो भारत सचिव वाली इंडियन काउंसिल है, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी होगी? 12। पहले कितनी निश्चित की गई थी मैम? अगर हम इंडियन काउंसिल की बात करें, इंडियन काउंसिल जो भारत सचिव के लिए बनाई गई थी उसकी मदद के लिए, जिसे हिंदी में भारत परिषद कह रहे हैं, तो इसमें अगर हम बात करें 1858 में सदस्यों की संख्या कितनी थी मैम? 15। कितनी निश्चित की गई थी? 15। लेकिन अब यहां पे जब 1919 का एक्ट आया है तो यहां पे सदस्यों की संख्या, यहां पे सदस्यों की संख्या अब रहेगी यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम रहेगी मैम 8 और मैक्सिमम रहेगी 12, यानी 8 से कम नहीं होंगे और 12 से ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि सदस्यों की संख्या कम कर दी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए। अब देखो, मैंने बताया था डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू होंगे? एक्ट ऑफ 1919 में। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? डायरेक्ट इलेक्शन की। लेकिन ध्यान रखना कि आपके डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये सीमित था। जो आपका निर्वाचन था, यहां पे क्या किया गया कि इस समय मतदान सीमित था। मतदान सीमित था। सीमित था का मतलब केवल कुछ लोगों को प्राप्त, केवल कुछ लोगों को प्राप्त। और वो कुछ लोग कौन होते थे? जैसे आप एग्जाम्पल दे सकती हैं। जी हां, कि मैम एक तो मिलता था ऐसे लोगों को जो आपके अमीर थे, यानी रिच थे, और ऐसे लोगों को जो सरकार को टैक्स देते थे, ज्यादा टैक्स देते थे, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। सबको इस समय मतदान का अधिकार नहीं था। इस एक्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहां पे अब देखो, यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी कल कि इस एक्ट में जो सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 में हुई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए बताइए, अपने डाउट्स दे दीजिए। अब अगर कोई डाउट है तो किसी क्लिप को पिन करने के लिए उसे स्पर्श करके रखें। अनपिन की गई क्लिप 1 घंटे। ये क्या है ललित कुमार जी? ये क्या कमेंट है भाई? मूलचंद जी, आपके साथ और इस बैच में पढ़ने वाले हर बच्चे के साथ, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। चलिए बताइए, आप क्लास क्लोज है, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, कल क्लास होगी। लेकिन 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 कल क्लास का समय चेंज हो सकता है। अगर क्लासेस कम हुई तो मैं सुबह में शिफ्ट करा दूंगी आपकी क्लास कल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कि आप सभी लोग सुबह क्लास लेने के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया के कंगारू जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी बिल्कुल, मिस यू टू एवरीवन। कल टाइम चेंज रहेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। कल टाइम चेंज करके और कोशिश करूंगी कि कल आपकी क्लास खत्म कर दूं। इस बैच से एमपीएसआई बेटा जहां भी हिस्ट्री पॉलिटी आती है वहां इस बैच से आप वनडे एग्जाम्स के लिए कवर कर सकते हो। ठीक है मैम, आपने जवाब नहीं दिया। फरीन जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं। ठीक है, मैं कोई सॉल्यूशन निकालती हूं और आपको आंसर करती हूं। ठीक मैम, आपके पढ़ने से कोई डाउट नहीं बेटा। अगर डाउट है, कोई डाउट हो गया, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ह्यूमन नेचर है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूं।
चलिए ओके, क्वेश्चन तो नहीं आ रहे आप लोगों के, लेकिन मिस यू बहुत आ रहा है, तो मिस यू टू एवरीवन। मैं भी बहुत मिस करने वाली हूँ आप लोगों को। ये बैच मेरे लिए सबसे यादगार बैच है। पहले सबसे यादगार बैच था वर्धमान बैच, क्योंकि वो भी आप ही की तरह था, उन बच्चों ने भी बहुत परेशान किया, ठीक है। और उसके बाद अब आपका बैच। तो टाइम बता दूंगी बेटा, टाइम मुझे पूछना पड़ेगा शेड्यूलिंग टीम से कि कल किसी की क्लास क्लैश ना करे मेरे टाइम से, तो मैं ग्रुप में टाइमिंग दे दूंगी। लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले अपना शेड्यूल देख लेना 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि क्लास 9 बजे के बाद ही होगी अगर कभी भी होगी तो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा ओके, और कुछ भी बचा है? कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा तुम लोगों ने, बहुत शैतान हो, इतनी देर में तो एक्ट खत्म हो जाता। आर्टिकल 252 में बेटा, आर्टिकल 252 में नहीं है, आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में एक बार पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में पूरे संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है, बाकी पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। यह आपका गजबी लेवल है। सतवीर जी आंसर दे दिया है मैंने, आर्टिकल 252 नहीं, 352 का सब क्लॉज 3 उसमें है। मतलब मैं जब पॉलिटी पढ़ाती हूं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, और जब हिस्ट्री पढ़ा रही हूं तो पॉलिटी के क्वेश्चन। वाह शाबाश, क्या बात है, आप लोग का अंदाज ही अलग है एकदम, है ना। यही काम रहते हैं आपके बस। विधान परिषद कहां होता है? विधान परिषद आज के समय राज्यों में होती है बेटा, ये मैं पढ़ा चुकी हूं पॉलिटी में। प्लीज पॉलिटी की क्लासेस को रेगुलर देखें, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते भी रहो, ठीक है।